हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कंपटीशन काका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरू सिंह आप लोगों को लगातार भारत के भूगोल की क्लासें प्रारंभ की गई थी, उसी कड़ी में आज आगे चलते हैं। पहली क्लास में आपने देखा जिस तरह से हमने भारत का परिचय शुरू किया था और भारत के परिचय में बहुत सारी बेसिक बातों की चर्चा की कि भारत किस महाद्वीप में है। और जैसे हमको पता चला कि एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में कहां पर है? दक्षिण एशिया में है। दक्षिण एशिया में भारत के साथ और कितने देश हैं उनकी चर्चाएं किए और थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए थे। और आज हम लोगों ने अपना आगे का जो उसी के आगे से क्लास प्रारंभ करते हैं, जहां से हमने बताया था कि भारत की स्थिति के बारे में, कि भारत की स्थिति क्या होगी। तो कल की क्लास में हमारा जो अंतिम बिंदु था, जो चर्चा में था, कि बात किया जाए तो हमने आपको बताया था इस तरह से कि यहां से आप देखो कि भारत के स्थिति आपको जाननी सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर आप देखोगे तो इस तरह से रेखाएं, ये हमने बताया था ये विषुवत रेखा होती है। ऊपर क्या है बेटा? कर्क रेखा। ये कौन है? कर्क रेखा है। और ये कौन होती है? मकर रेखा। कौन होती है? मकर रेखा। जैसे हम चित्र दिखाएं तो यहां पर आप देख भी सकते हो। यहां पर कल अक्षांश देशांतर कल बताए थे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या ये वाली क्या होती है बेटा? ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कल बताए थे कल वाली क्लास में। और हमने कहा था ये वाली क्या होती? देशांतर। ये क्या होती? देशांतर। और अक्षांश और देशांतर दोनों जो होती बेटा ये काल्पनिक होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो काल्पनिक होती हैं। इनको केवल आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। कल की क्लास में भी चर्चा हुई थी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है। और इसमें दो अक्षांश बिंदु भी शामिल हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए अक्षांश बिंदु कितने होते? दो होते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। कल की क्लास में सब बताए थे। ये भी मैंने बताया था कि बात किया जाए दो अक्षांश रेखाओं के बीच, है ना, और दो देशांतर रेखाओं के बीच, जैसे हमने कहा ये अक्षांश रेखा है, इनके बीच जो ये खाली स्थान है, ये वाला जो खाली स्थान है, इसको हमने कल बताया था कटिबंध बोलते। क्या बोलते? कटिबंध बोलते। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए दो अक्षांश रेखाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोला जाता है? तो कटिबंध बोला जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं? जैसे ये वाला, इसको गोरे बोलते। क्या बोलते हैं बेटा? गोरे बोलते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच खाली स्थान को गोरे बोलेंगे और दो अक्षांश रेखाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलेंगे बेटा? कटिबंध बोलेंगे, अक्षांश वाले का। अब हमने बताया कि जैसे ये चित्र की बात करें, अब यहां से देखो, यहां से जैसे हम बात करें, ये मान लो ये पूरी की पूरी ये क्या है? पृथ्वी है। हम यहां पर बना रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये मान लो पूरी क्या है? पृथ्वी है ना। इस तरह से एक गोला बना दिए, ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचों बीच से आप देखोगे, यहां बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही, ये वाली, ये, इसको हमने बोला ये शून्य रेखा है। ये कौन है? शून्य। शून्य लाइन जो होती है, जीरो अक्षांश रेखा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरी बात को बड़ी गंभीरता से समझना। जैसे हमने कहा यहां पर हम चित्र बना के समझा रहे हैं। देखो, ये जैसे एक चित्र बनाया, ये इस तरह से बनाया और इसके बीचों बीच से हमने ये लाइन गुजार दी, ये लाइन गुजार दी, ये वाली। अब आप बताओ, ये हमने कहा जैसे जीरो अक्षांश रेखा है, तो जीरो अक्षांश रेखा के ऊपर जाओगे तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन है? जीरो अक्षांश रेखा। कौन है? जीरो अक्षांश रेखा। और जीरो अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं, जीरो अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसी को भूमध्य रेखा, इसी को इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना हमेशा। अच्छा, हम कहे जैसे हम ऊपर गए, जैसे हम ऊपर गए तो यहां पर जाते हैं तो एक ऐसे लाइन गई है, और एक नीचे आए तो यहां पर भी क्या है? एक ऐसे लाइन है। ये जो ऊपर गई है ये इसको बोलते हैं 23.5। क्या बोलते हैं बेटा? 23.5। क्या बोलते हैं? 23.5। और इसको भी बोलते हैं 23.5 दक्षिण, इसको भी बोलते हैं 23.5 उत्तर। तो 23.5 उत्तर इधर चित्र में भी आप देख सकते हो, ये वाली जैसे लाइन गुजर रही है, ये एक लाइन गुजर रही है और एक लाइन ये गुजर रही है, ये एक, ये एक, ये, है ना। और बीच से हमने कहा ये मान लो लाल से गुजार दें, तो ये तीन रेखाएं आप देख रहे होगे।
है ना, रेड वाली भूमध्य रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा का मान कितना होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कर्क रेखा का मान कितना होता है, तो आप कह दोगे सर कर्क रेखा का मान होता है 23.5 उत्तर। कितना होता है? 23.5 उत्तर। कितना होता है बेटा? 23.5 उत्तरी अक्षांश पर होगी तो 23.5 उत्तर बोल सकते हैं। मकर रेखा का मान कितना होता है, तो याद रखना मकर रेखा का 23.5 दक्षिण क्या होता है? 23.5 दक्षिण होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए विषुवत रेखा का मान कितना होता है, तो 0 अक्षांश होता है। कितना होता है? 0 अक्षांश। ये तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। फिलहाल हम भारत की स्थिति की चर्चा करते हैं कि भारत कहां पर है। अब भारत की जब चर्चा करोगे, यहां पर चित्र के माध्यम से देखो कि भारत कहां पर है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, भारत जो है वो आप देखोगे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहां से जैसे हम ये पहला क्वेश्चन आपको यहां नजर भी आएगा, यहां पर लिखा गया है अक्षांश रेखाओं के अनुसार। यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध का मतलब आप देख रहे हो ये अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत कहां पर होगा? उत्तरी गोलार्ध। कहां पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। क्यों भाई होगा? तो आपको समझना है, ये हमने कहा ये मान लो विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा। अब भारत की स्थिति यहीं पर तो देखते हो, तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी। तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है, तो आपको बताना होगा उत्तरी गोलार्ध में है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत किस गोलार्ध में। अभी हमने आपको बताया बेटा देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आपने कहा सर जो इस तरह से हो, है ना, खड़ी रहती है। अब देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत पूरा का पूरा आप देखो ना, पूरा का पूरा भारत देखोगे बेटा कहां पर नजर आएगा, तो आप देखोगे पूर्व में नजर आएगा। कहां पर आएगा? पूर्व में आएगा। तो हम कह सकते हैं भारत देशांतर रेखाओं के अनुसार कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध। ये तीन प्रश्न बनेंगे। अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत पूरा कहां पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और जब अक्षांश और देशांतर दोनों को मिला देते हैं, जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आपस में मिला देते हैं, कहने का मतलब इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह से मिला देंगे, ऐसे ऐसे करके मिला देंगे, तो अब भारत कहां पर है? इसको ग्लोब बोलते हैं। जब अक्षांश और देशांतर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? ग्लोब बोला जाता है। और एग्जाम में आता है ग्लोब में भारत कहां पर है। ग्लोब में भारत कहां पर है बेटा? तो ग्लोब में भारत की स्थिति की बात किया जाए तो याद रखना कहां पर होगा, तो कहां पर होगा? उत्तर पूर्व में होगा। कहां पर होगा? उत्तर पूर्व में होगा। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी लाइन से प्रश्न बनता है कि भारत जो है ग्लोब पर कहां पर है, तो उत्तर पूर्व में होगा। कहां पर होगा? उत्तर पूर्व। क्यों होगा उत्तर पूर्व में? आप यहां से देख सकते हो बेटा, यहां से देख सकते हो ये वाली दिशा, मान लो ये मैंने कहा बेस है, तो भारत यहां पर है ना, तो ये दिशा कौन होगी? उत्तर पूर्व ही तो होगी। तो तीन प्रश्न बनेंगे भारत की स्थिति से संबंधित। यहां तीन प्रश्न बनते हैं कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। इन तीनों प्रश्नों को आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगले उस पर चलते हैं, और अगले उस पर जाने से पहले हम यहां से आपको यह बताना चाहते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है, याद रखना 181। अक्षांश बिंदुओं को की बात किया जाए तो अक्षांश बिंदु 2 होते हैं, और देशांतर रेखाओं की संख्या 360। कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 उत्तरी अक्षांश होता है। मकर रेखा का मान 23.5 दक्षिणी अक्षांश होता है। विषुवत रेखा का मान 0 अंश होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा। और अब यहां पर हमने ये चित्र आपको दिखा दिया था। अब आज बात करते हैं कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। जैसे अभी चर्चा किए, अभी हमने चर्चा किया कि कर्क रेखा की जब बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जैसे हमने कहा भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा का मान कितना होता, अभी बताए 23.5 उत्तर। जैसे एक प्रश्न हमने पूछा एग्जाम में आया, जैसे भारत के, अब यहां से क्वेश्चन आएगा
पृथ्वी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करने वाली रेखा है विषुवत रेखा, उसी तरह से भारत को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है? तो कर्क रेखा है। भारत के ऊपर देखोगे उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत को उत्तर व दक्षिण में विभाजित करने वाली रेखा, तो कर्क रेखा। भारत को उत्तर व दक्षिण में विभाजित करने वाला पर्वत, विंध्याचल पर्वत। भारत को उत्तर व दक्षिण में विभाजित करने वाली नदी, नर्मदा नदी। याद रखना, 3 प्रश्न यहां से भी बनते हैं। तो बेटा हमने कहा कि कर्क रेखा जो होती है भारत को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होगा, उत्तरी भारत कहलाएगा, और नीचे वाला दक्षिणी भारत कहलाएगा। और बात करते हैं यहां से, तो भाई यहां पर लिखा है कि कर्क रेखा भारत के दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और आपको पता है, और विश्व के 18 देशों से भी गुजरती है। ये ताइवान को ले लेते तो 18 देश हो जाते हैं। कर्क रेखा का मान 23.5 उत्तर होता है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा दुनिया के 18 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले अगला, हाँ, तो यहां से आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, चित्र के माध्यम से देख सकते हो किस किस राज्यों से गुजर रही है कर्क रेखा। ठीक है ना, बड़ी गंभीरता से देखना। तो सबसे पहला राज्य हमने आपको बताया कौन होगा? सबसे पहला राज्य होगा गुजरात। कौन होगा बेटा? गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे पहले 3-3 करके याद करो, 3-3-2, है ना। फॉर्मेट क्या रहेगा याद करने का? 3-3 और 2, है ना। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। 8 राज्य। पहले कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। मानचित्र में भी देखो कहां पर दिए गए सब। तो सबसे पहला हमने कहा ये वाला है गुजरात। ये कौन है? गुजरात। तो कर्क रेखा सबसे पहले कहां से गुजरेगी? गुजरात से। कहां से? गुजरात से गुजरेगी। गुजरात के बाद हल्का सा टच करेगी किसे? राजस्थान। ये वाला क्षेत्र कौन है? राजस्थान को देखो एकदम हल्का सा टच कर रही है ना। राजस्थान वाला हो गया। राजस्थान के बाद हमने कहा मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। ये पूरा का पूरा एमपी है ना। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गुजर रही। मध्य प्रदेश के बाद हल्का सा टच करेगी किसे बेटा? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को भी हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद ये टच करेगी झारखंड। किसे करेगी? झारखंड को। और झारखंड के बाद ये करेगी पश्चिम बंगाल। किसे करेगी? पश्चिम बंगाल को करेगी। पश्चिम बंगाल के बाद इधर आओगे तो 2 राज्य जो होंगे, एक आपका त्रिपुरा होगा और दूसरा आपका क्या होगा बेटा? हाँ, मिजोरम। कौन होगा? मिजोरम होगा। तो आप देख सकते हो, तो कर्क रेखा हम यहां से बना रहा हूं चित्र, सफेद लाइन खींच रहा हूं। सबसे पहले ये सफेद नहीं ठीक रहेगी, ब्लैक खींच रहा हूं। सबसे पहले ये देखो, ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है? कर्क रेखा। ऐसे गुजरी है ना, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा सबसे पहले कहां गई? गुजरात। दूसरा कौन हुआ? राजस्थान। तीसरा कौन हुआ? मध्य प्रदेश। 3 याद हुए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब 3 आगे के, मध्य प्रदेश के बाद आओगे, चौथा कौन है? छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर कौन है? पश्चिम बंगाल। तो छठवां कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, देखो यहां से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। याद हो गए ना। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना। लास्ट में 2 कौन है? त्रिपुरा और मिजोरम। कौन है? त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने राज्य? हमारे साथ बोलो, हमारे साथ बोलो। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, फिर से बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्लियर हुआ? झारखंड के बाद आओगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? 8। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यही क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा बेटा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब एक क्वेश्चन और आता है यहां से, जैसे एक क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में होता है? तो देखो सबसे ज्यादा कर्क रेखा हाउ के कहां पर है? एकदम मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार किस राज्य में है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश।
प्रदेश में है। सर्वाधिक कर्क रेखा का विस्तार कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे कम आप देखो एकदम हल्का सा टच कर रही है, किसको? राजस्थान को। तो सबसे कम विस्तार कहां पर है? राजस्थान में है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहां पर है? तो राजस्थान है। लेकिन यहां से बात किया जाए, एक क्वेश्चन और आता है, कर्क रेखा पर राजधानी शहर कौन है? तो बेटा रांची है। कौन है? रांची है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर कौन है? रांची है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये हो गया बेटा कर्क रेखा से संबंधित। आगे चलते हैं और चर्चाएं करते हैं। आप देख सकते हो चित्र, है ना। अब आज हम बात करने जा रहे हैं मानक समय रेखा की। किसकी बात करने जा रहे हैं? मानक समय रेखा की बात करने जा रहे हैं। तो मानक समय रेखा की जब चर्चा करते हैं उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, बड़ी गंभीरता से सुनना। मानक समय रेखा की चर्चा करते हैं और बड़ी गंभीरता से सुनना, तभी सारे प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। जैसे हम बात करें यहां से बात करते हैं, तो हमने कहा ये मान लो ये क्या है बेटा? पृथ्वी। ये हमने गोल क्या बना दी? पृथ्वी बना दी है। अब पृथ्वी पर आपको पता है कि दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। हमने कहा जैसे ये वाली लाइन बीचों बीच से जब गुजरती थी तो इसको जीरो अक्षांश बोलते थे। इसी तरह से हमने कहा ये जैसे आएगी तो ये क्या? जीरो देशांतर होगी। क्या होगी? जीरो देशांतर होगी। तो हमने कहा पृथ्वी के देखो एकदम बीचों बीच से ऐसे लाइन खींच दी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में, और हमने कहा इसका मान कितना होगा? जीरो देशांतर। क्या होगा? जीरो देशांतर। अब देशांतर मतलब खड़ी रेखा है तो क्या होगा? जीरो देशांतर होगा। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना, याद रखना, ये जो जीरो देशांतर रेखा है, ये जो जीरो देशांतर रेखा है, इसी जीरो देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता। पूरी दुनिया का जो घड़ी का टाइम है ना, इसी रेखा से मिलाया गया है। तो एग्जाम में आ जाए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब क्वेश्चन जैसे बन सकता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का मान कितना होता है, तो आप बिल्कुल बता देना जीरो अंश देशांतर। ये क्या है? जीरो अंश देशांतर। अंश ऐसे लिखते हैं जैसे जीरो अंश, ये अंश का निशान होता है ना, मिनट का ये होता है जीरो अंश देशांतर। तो हमने कहा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का मान कितना है? जीरो अंश देशांतर। क्या है? जीरो अंश देशांतर है। अच्छा एक बात समझना बेटा, जैसे हमने कहा कई चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपको आगे से दिख रही हैं, पीछे के बारे में थोड़ी पता है। जैसे हमने कहा इस रिमोट में आप देख रहे हो आगे की बटनें दिख रही होंगी, लेकिन पीछे क्या है आपको नहीं दिख रहा है ना। सेम उसी तरह से हम बात करें, इस लाइन में आप देखोगे तो आगे वाली तो जीरो दिख रही, लेकिन इसके पीछे भी तो कुछ होगा, इसके पीछे भी तो कुछ होगा। जैसे हमने कहा कि मान लो जैसे हमारी टी शर्ट में यहां पर कुछ लिखा है, कंपटीशन का लिखा है, तो क्या पीछे क्या लिखा आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना, लेकिन कुछ तो लिखा ही होगा। उसी तरह से हमने कहा जैसे जीरो लाइन है, इसके अपोजिट भी एक लाइन होती है, इसके विपरीत भी एक लाइन होती है, और इस लाइन को बोलते हैं बेटा 180 अंश देशांतर। क्या बोलते हैं? 180 अंश देशांतर। मतलब कहने का क्या है? 180 अंश देशांतर कहने का मतलब यह है कि जीरो के विपरीत में भी एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं 180 अंश देशांतर, है ना। तो जीरो लाइन के अपोजिट, मतलब हम कह सकते हैं जीरो लाइन के अपोजिट यहां पर ऐसे कोई लाइन है, ऐसे लाइन कोई है ना, ये जीरो हो गई, और ये वाली जो है बेटा ये 180 अंश देशांतर है ना। तो जीरो के अपोजिट क्या है? 180 अंश देशांतर है, और 180 अंश देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब दो बातें क्लियर हो गई, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का मान जीरो अंश देशांतर होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मान 180 अंश देशांतर होता। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विपरीत होती है? तो आप कहोगे बिल्कुल होती है सर, इसमें कौन सा कंफ्यूजन, परम सत्य होगा। तो बिल्कुल परम सत्य होगा, कोई डाउट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के अपोजिट ही क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई। तो हमने कहा जैसे ये जीरो वाली लाइन है तो इसके अपोजिट भी क्या है? 180 अंश देशांतर है। बोलो भाई क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक दूसरे के अपोजिट अर्थात विपरीत होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। हमने कहा ये जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसके इधर जो ये दाया है, ये क्या है बेटा? जहां प्लस लिख रहा हूं ये क्या है? दाया है। और इधर देखोगे ये क्या है बेटा? बाया है। ये क्या है? बाया है। बाईं तरफ माइनस लिख दिया। अब आप समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है,
अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है उसके दाईं ओर जितने देश आएंगे, उसके दाईं ओर जितने देश आएंगे उनका समय हमेशा आगे होगा, उनका समय क्या होगा, आगे होगा। और जो देश बाईं ओर होंगे उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। आप कहोगे सर बताओ, पहले हमको कुछ बताओ। जैसे हमने कहा बेटा, याद रखना, जैसे ये भारत है, ये क्या है, भारत। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के भारत क्या है, दाईं ओर है, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। किससे आगे है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अच्छा, इसी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा को जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती तो ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना, भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से क्या होगा, आगे होगा। अब कितना होगा, हर देश का अलग अलग होगा। जैसे यहां पर ऑस्ट्रेलिया का भी समय आगे होगा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी समय आगे होगा। लेकिन हम बात करते ब्राजील का समय, तो ब्राजील का पीछे होगा, क्योंकि ब्राजील बाईं ओर है। जैसे हम बात करें कनाडा का समय, पीछे होगा, बाईं ओर है, याद रहेगा ना। तो जो देश अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से दाईं ओर होंगे उनका समय हमेशा आगे होगा, और जो देश अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बाईं ओर होंगे उनका समय हमेशा पीछे रहेगा। कंप्लीट हुई बात। अब भारत कहां पर है, दाईं ओर। फिलहाल हम भारत को देखना है, तो भारत दाईं ओर है, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। अब यहां पर देखो, चर्चा करते हैं भारत का समय कितना आगे है बेटा। तो भारत का समय आप देख सकते हो कि कितना आगे हो रहा है। भारत का समय कितना आगे है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भारत का मानक समय कहां से लिया गया, पहली बात तो एग्जाम में पूछा जाता। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। नई किताबों में मिर्जापुर लिख के आ रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं, नैनी ही सही होगा। इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद जेल है ना, इलाहाबाद में नैनी जेल के नाम से बहुत प्रसिद्ध, नैनी का ब्रिज भी बहुत प्रसिद्ध है, इलाहाबाद जाओगे तो। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ये वाली हो गई। अब हमने कहा भारत की मानक समय रेखा की जब बात करते तो भारत ये है भाई, मानचित्र नहीं बदल रहा क्या, ये भारत है। और भारत के यहां पर क्या होता है, बीच से यहां से गुजरती, ऐसे समय रेखा गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, अब मैं राष्ट्रीय मानक समय रेखा की बात कर रहा हूं, भारत की जो मानक समय रेखा, इसका मान क्या है, 82.5 अंश। कितना है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 82.5 अंश, है ना, ऐसे 82.5 अंश ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा का मान 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये दिशा क्या है, पूरब है, इसीलिए बोल रहा हूं। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ये भारत की मानक समय रेखा का मान है। दूसरा, राष्ट्रीय मानक समय रेखा का मान अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत की मानक समय रेखा का मान अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के मान से 5.5 घंटा आगे है, बिल्कुल आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती, याद रखना, 5 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती। अब 5 राज्य कौन होंगे वो हम मैप में आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। 5 राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं, है ना, कौन है। मानक समय रेखा का मान कहां से लिया गया बेटा, ये हमने पहले ही बता दिया कि मानक समय रेखा का मान इलाहाबाद के नैनी से, ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कौन से 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बोलो भाई, क्लियर हुआ। आप यहां पर भी देख सकते हो 5 राज्यों को। तो सबसे पहले हमने कहा कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, देखो भाई। तो आप सबसे पहले कहानी तो शुरू होगी कहां से, उत्तर प्रदेश, है ना, उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश, जहां के हम लोग हैं। सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होती, उत्तर प्रदेश के नैनी से। तो सबसे पहले ये हो गया एक। फिर दूसरा हमने कहा ये हल्का सा मध्य प्रदेश को भी टच कर रही है, हल्का सा किसे टच कर रही है, मध्य प्रदेश को भी टच कर रही है, तो एमपी को भी टच करेगी ये यहां पर। तो दूसरा मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा आप देखोगे यहां से, ये सब बनाया, तीसरा आप देख सकते हो ये कौन है, छत्तीसगढ़। ये कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हल्का सा देखो आप उड़ीसा को भी टच कर रही है, ये उड़ीसा है ना नीचे, ये उड़ीसा को भी टच कर रही है। तो 1 2 3 4 और ये आंध्र प्रदेश होते हुए निकल जाएगी, ये आंध्र प्रदेश होते हुए, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश होते हुए निकल जाएगी। तो ये आंध्र प्रदेश भी हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। तो कौन कौन राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। राष्ट्रीय मानक समय रेखा, देखो अंतरराष्ट्रीय अलग हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय कहेगा तो 0 अंश देशांतर हो जाएगा, और राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहेगा तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर होगा। दोनों में अलग अलग अंतर है। भारत की मानक समय रेखा का मान कहां से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती? 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बोलो भाई, क्लियर हुआ? ये मैप में आप देख सकते थे, है ना। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना बेटा। आगे चलते हैं तो आगे चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं। जब पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की बात करते हैं तो हम देखेंगे कौन से पड़ोसी राज्य से, मतलब कौन से पड़ोसी देश से कौन सा राज्य स्पर्श करते, कितने राज्यों, जैसे पाकिस्तान कितने राज्यों को स्पर्श करता है, बांग्लादेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहां से किसी भी वनडे लेवल के एग्जाम में बैठोगे, वो चाहे पुलिस का पेपर हो, किसी भी एग्जाम में आप देते हो, कोई पीसीएस तक कोई पेपर दोगे, छोटा सा छोटा पेपर दो, कोई भी ग्रुप डी का पेपर दे दो, चपरासी खलासी कौनो पेपर दो, सब में क्वेश्चन आएगा। यहां से ये टॉपिक एकदम फिक्स है कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा बेटा। तो हम बात करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा। जैसे सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कि सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो नोट कर लेना बेटा, बांग्लादेश। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? आप खुद देख सकते हो किसके साथ है? बांग्लादेश। आप कहोगे सर हमें दिखाओ कहां पर है बांग्लादेश, तो हम दिखा रहे हैं बेटा, क्यों परेशान हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड वाले के अंदर जितना आपको दिख रहा है ये क्या है? ये बांग्लादेश। देख रहे हो कितनी लंबी सीमा, घूम घूम के गई, सीधा तो नहीं है लेकिन घूम घूम के है ना। तो सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश। किसके साथ है? बांग्लादेश। लेकिन आप अफगानिस्तान के साथ देखोगे तो एकदम हल्का सा टच करता। यदि पीओके का क्षेत्र ना हो भारत के उसमें, तो पीओके जैसे अभी तो हम मानते पीओके हमारा है, यदि पीओके को हम मानना बंद कर दे कि हमारा नहीं, तो समझ लो हम अफगानिस्तान से फिर सीमा नहीं बना पाएंगे। तो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। कितनी है? मात्र 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। ये दोनों प्रश्न याद रखना कि सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किसके साथ है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम सीमा रेखा हमारी किसके साथ है? तो याद रखना किसके साथ है? बांग्लादेश। किसके साथ? ओ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। देखो यहां पर यही तो लिखा, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ये नोट कर लेना, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर है ना। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। हाँ, अब यहां से देखो, अब बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कौन कौन से राज्य कितनी सीमाएं बनाते हैं। जैसे हम सबसे पहले भारत का पड़ोसी जो देश है वो अपना छोटा भाई ही मानते हैं हम लोग, हम ही से अलग हुआ है। 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? ये बड़ा अहम प्रश्न हो जाता है कि पाकिस्तान जो है बेटा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता। तो सबसे पहले यदि आप मानचित्र देख रहे होगे तो पाकिस्तान को देखो, हम यहां से बता रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा मानचित्र है ना, इसमें देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप देखोगे तो आप कहोगे सर हमको पहले पाकिस्तान नजर आना है ना, नजर आए। पाकिस्तान कहां पर है? देखो ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, अरे कहां हो भैया, हाँ, ये रेड पेन से जितना बना रहा हूं देखते जाना। ये रेड पेन से जितना है, ये कौन सा देश है? ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बताओ भारत के कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तो हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहला किसको टच करेगा बेटा? अरे भाई, सबसे पहले किसको टच करेगा पाकिस्तान? सबसे पहला गुजरात को, 1 नंबर हुआ। दूसरा किसे टच करेगा? राजस्थान को, 2 नंबर हो गया। तीसरा किसे टच करेगा बेटा? अरे तीसरा किसे टच करेगा? तीसरा करेगा बेटा, अब यहां से देखो पंजाब को, किसे करेगा?
पंजाब को। चंडीगढ़ ना मार देना, गलत हो जाएगा। पंजाब, पंजाब के बाद किसे करेगा? चौथा करेगा बेटा जम्मू कश्मीर को, और यहां से और किसे कर रहा है? लद्दाख को। किसे कर रहा है? लद्दाख को। तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान जो है, यहां से नोट कर लेना, पाकिस्तान जो है भारत के 3+2 राज्यों को, यहां से 2 लिख रहा हूं अलग, है ना, अलग पेन से लिखे दे रहा हूं, 3+2, अरे 2 नहीं लिखेंगे, 3+2, ये 2 नोट कर लेना, अलग लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं कि ये 3+2 क्यों लिख रहा हूं? इसका मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तान जो है भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। हरियाणा को नहीं करता, हरियाणा लगा दो कि गलत हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, देखो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 ये हो गए, और 2 अलग इसलिए लिखा हूं क्योंकि 2 केंद्र शासित राज्य है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान कितने केंद्र शासित राज्यों को स्पर्श करता, तो आप कह देना 2 राज्य है। कौन कौन है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कितने राज्य हैं? तो 3 राज्य हैं। कौन कौन है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान। राज्य 3 है और 2 क्या है? केंद्र शासित राज्य है। तो पाकिस्तान जो है टोटल कितने को स्पर्श कर रहा है बेटा? यहां से आप बता देना कितने को? 5 को। यहां पर मैंने नोट कर दिया है, आप यहां से नोट कर सकते हो। ये 3 क्या है बेटा? राज्य। ये 3 क्या है? राज्य है, लिख लेना। 3 राज्य है और 2 क्या है? केंद्र शासित है। 2 क्या है बेटा? केंद्र शासित है। तो 3 2 कितने हो जाएंगे? 5। तो पाकिस्तान 5 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, जिसमें 2 केंद्र शासित हैं और 3 क्या है? राज्य है। कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। जैसे अगली बात करोगे चाइना। अब भाई चाइना के बारे में बात करें तो चाइना आप देखते हो ये है ना, मानचित्र में आप देख रहे होगे बेटा चाइना कहां पर है। तो चाइना ये आपको रेड पेन से जो डॉट डॉट कर रहा हूं, ये चाइना, तिब्बत, ये चाइना है। अब चाइना को देखोगे तो चाइना कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा भाई? तो चाइना वाला मामला देखा जाए सबसे पहले, तो चाइना सबसे पहले देखो लद्दाख को कर रहा कि नहीं कर रहा? अरे भाई चाइना किसको कर रहा है? लद्दाख को। चाइना सबसे पहले किसको कर रहा है? लद्दाख, एक हो गया। दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा उत्तराखंड, 3 हो गए। चाइना 3 को कर रहा कि नहीं कर रहा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अलावा ये सिक्किम को करेगा, यहां बिल्कुल करेगा। सिक्किम के अलावा यहां किसको करेगा? अरुणाचल प्रदेश। किसको करेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना का मामला देखोगे तो आप कहोगे चाइना जो है सर ये क्या है? 4+1। क्या है बेटा? इसका मामला क्या होगा? 4+1। क्या होगा? 4+1 होगा। इनका मामला क्या होगा? 4+1। अब 1 का मतलब क्या है? 4 राज्य हैं और 1 क्या है? केंद्र शासित राज्य है। तो चाइना केवल 1 केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करता है, और वो केंद्र शासित राज्य कौन है? लद्दाख। यदि बंटवारा ना होता तो जम्मू कश्मीर कहते, पहले वाले मानचित्र में जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन नए मानचित्र में अलग हो गया। तो चाइना जो है, पूछा जाएगा क्या चीन जम्मू कश्मीर को स्पर्श करता? तो चीन जम्मू कश्मीर को स्पर्श नहीं करता है। चीन जो है लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो लद्दाख होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा। 3 इधर है, सिक्किम को करता है और अरुणाचल प्रदेश को करता है। और तो छोड़ो, चाइना ये कहता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत है, ये हमारा, हमें वापस कर दो। अरे चुट्टा, हम कैसे वापस कर देंगे तुमको? अरुणाचल प्रदेश हमारा है बेटा, है ना। 1959 के बाद से लगातार ये कह रहा है कि हमारा है, क्या कहा जाए, है ना। तो ये आप देख सकते हो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला पड़ोसी देश देखते हैं। अगला पड़ोसी देश है नेपाल, है ना। नेपाल के बारे में बात किया जाए बेटा तो आपको पता होना चाहिए, नेपाल से कहा जाता है भारत का रोटी और बेटी का संबंध है। कैसा संबंध है? रोटी और बेटी का संबंध है, क्योंकि यहीं से भगवान राम का विवाह हुआ। अब हम लोग राम जी के क्या है? वंशज है, राम जी के परिवार के ही है भाई। पूरा ये अवध का क्षेत्र और पूरा भारत ही राम का परिवार का है। और माता सीता कहां थी? वो माता सीता मिली थी तो बिहार में मिली थी बेटा, लेकिन उनका पालन पोषण जनकपुर में हुआ, जनकनगर जो नेपाल में है वहां पर हुआ। तो अब माता सीता नेपाल की है, राम जी अयोध्या मतलब यूपी के हैं, तो हम लोगों की वो क्या हुई? ससुराल, क्योंकि हम भी राम के परिवार के हैं, हम छोटे भाई हैं, तो हमारी भी ससुराल मान लिया वहां। इसीलिए कहा जाता है नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। हम लोगों की बारातें जाती हैं, वहां पर विवाह होते हैं, इसीलिए नेपाल वालों के या तो हम जीजा होंगे या तो हम फूफा होंगे, है ना। जैसे जीजा फूफा में अंतर क्या होता है? जब तक इंसान जवान रहता है तो जीजा होता है, जब उम्र बीत जाती तो वही जीजा किसमें परिवर्तित होता? फूफा में बदल जाता है। तो नेपाल वालों के या तो हम जीजा होंगे या तो हम क्या होंगे बेटा? फूफा होंगे। जीजा या
फूफा होंगे। तो नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, हमेशा याद रखना नेपाल से, ठीक है ना। तो नेपाल की सीमा के बारे में बात किया जाए तो नेपाल कितने राज्यों को स्पर्श करता है बेटा, तो नेपाल भी हमारे 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन है, तो सबसे पहले नेपाल को देखो, ब्लैक पेन से बना रहा हूं नेपाल, ये पूरा नेपाल है ना, ये पूरा नेपाल। सबसे पहले नेपाल को देखोगे उत्तराखंड को स्पर्श कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड को स्पर्श कर रहा है। दूसरा उत्तर प्रदेश को कर रहा है, तीसरा बिहार को कर रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के अलावा किसे कर रहा है बेटा, बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल को कर रहा है, सिक्किम को कर रहा है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुए, तो दो इधर हो गए और 3 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये टोटल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन बेटा, नेपाल। कौन करता है, नेपाल। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हो तो स्टार बना के लिखना, उत्तर प्रदेश केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता, मतलब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो केवल एक ही देश को स्पर्श करता है। वो देश कौन है, नेपाल। वो कौन है बेटा, नेपाल है। तो उत्तर प्रदेश केवल किसको स्पर्श करता है बेटा, नेपाल को स्पर्श करता है, नेपाल को स्पर्श करता है। नोट कर लेना यहां से। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये किसकी सीमा हो गई, नेपाल की हो गई, है ना। नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध है। अब भूटान की बात किया जाए तो भूटान कहते हैं कि तड़ित झंझा का देश कहते हैं, यहां पर वर्षा बहुत होती, प्राकृतिक देश है, यहां पर प्राकृतिक चीजें बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं, जीव जंतु बहुत हैं, और भूटान से भारत के सबसे मधुर संबंध रहते हैं। इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, भारत की। अब भूटान कहां पर है, तो आप देख सकते हो बेटा मैप में कि भूटान ये कहां पर है, ये छोटू सा एकदम देश कौन है, भूटान। कौन है, भूटान। अब आप देखोगे भूटान कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो यहां से लिख लेना, भूटान 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, असम के बाद आप आओगे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, है ना। इधर 2 और इधर 2, है ना। कौन कौन है, सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम के बाद आओगे बंगाल, ये कौन है, बंगाल, और बंगाल के बाद क्या होगा, सिक्किम। कौन है, सिक्किम को भी स्पर्श करता। तो 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये यहां पर नोट कर दिया हूं, है ना। अब मानचित्र लेके जरूर बैठो, इस चैप्टर को जब भी पढ़ो मानचित्र लेके बैठो, दिमाग में चीजें तभी जाएंगी और यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। तो भारत का पड़ोसी देश कौन है भाई, भूटान है, जिसकी राजधानी थिम्पू है, और ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता। अभी तक 5 अभी देख रहे थे, ये 4 को करता है। अब ये हो गया, तो अभी तक हमने देखा पाकिस्तान को देख लिया है, नेपाल को देख लिया, भूटान को देख लिया। अब हमारा नंबर आ गया है म्यांमार। अब म्यांमार को जब देखोगे बेटा तो यहां से आपको बहुत आसानी, कोई कठिनाई नहीं। म्यांमार का सबसे पहले रास्ता देखो कौन सा है, ये है ना, इरावदी नदी यहीं पर है म्यांमार में, ये म्यांमार, ये अंदर वाला क्या है, ब्लैक वाला म्यांमार। अब म्यांमार किसको स्पर्श कर रहा, सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, किसे, अरुणाचल प्रदेश को कर रहा। इसके अलावा नागालैंड को कर रहा है, मणिपुर को कर रहा है, मिजोरम को कर रहा है, लगातार 4 को कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, हाँ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये 4 राज्यों को स्पर्श कौन कर रहा है, तो नोट करके लिख देना, कौन कर रहा है, म्यांमार, जिसका नाम हुआ करता था वर्मा, जिसकी पहले राजधानी थी रंगून, जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा बनाया गया, है ना, कब्र उनकी वहीं पर बनाई गई है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो म्यांमार के बारे में क्लियर हो गया। म्यांमार जो है बेटा कितने राज्यों को करता है, 4 राज्यों को करता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो बांग्लादेश कितने राज्यों को करता है, सबसे लंबी हमारी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ थी, ये तो पता चल गया, लेकिन बांग्लादेश कितने राज्यों को करता है ये नहीं पता है। तो देखते हैं, तो बांग्लादेश को सबसे पहले अलग करते हैं, है ना। मैप लेके जरूर बैठो, जब हल करने बैठो ये से सवालों को, तो मैप लेके, ये है बांग्लादेश, ये अंदर की तरफ क्या है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश किसको करेगा, कहानी यहीं शुरू करो। सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल को करेगा, पश्चिम बंगाल के अलावा किसे करेगा बेटा, पश्चिम बंगाल के अलावा असम को भी करेगा, मेघालय को भी करेगा, 3, मेघालय के अलावा त्रिपुरा को करेगा और मिजोरम को करेगा। तो कितने हो गए, 5। कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। यहां से नोट कर लेना कि नदियों का देश किसे कहा जाता है बेटा, बांग्लादेश को। सबसे ज्यादा नदियां कहां पर हैं, बांग्लादेश में है।
तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, किससे? पाकिस्तान से। पहले ये पाकिस्तान का ही भाग था, इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन मुजीबुर रहमान की कृपा से इन लोगों को आजादी मिल गई, है ना। हमारा बड़ा सहयोग था, इसलिए हमारे संबंध भी मधुर है। तो कहा जाता है बेटा कि बांग्लादेश जो है इसका निर्माण 1971 को हुआ। और बात किया जाए, बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है। वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा बांग्लादेश का, है ना। तो नोट कर लेना बेटा बांग्लादेश। आगे चलते हैं, आगे और चर्चा बढ़ाते हैं। आगे बेटा अफगानिस्तान, अभी आपको हमने बताया सबसे छोटी सीमा रेखा हमारी किसकी है? अफगानिस्तान के साथ है। और अफगानिस्तान की जब चर्चा करोगे तो अफगानिस्तान केवल किसको स्पर्श करता है? ये हल्का सा किसको कर रहा है? ये लद्दाख को करता है। किसे करता? लद्दाख। तो अफगानिस्तान मात्र एक राज्य को स्पर्श करता है, वो कौन है? लद्दाख। ये पीओके का क्षेत्र हटा दें तो समझ लो लद्दाख को भी स्पर्श नहीं करेगा, ये लद्दाख को भी स्पर्श नहीं करेगा। तो ये भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, इस बात की चर्चा हमने कर ली, इस बात की चर्चा हमने कर ली। अब अगला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत के 4 बिंदु हैं। भारत के कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। अब इन 4 बिंदुओं से क्वेश्चन आता है, 4 बिंदुओं से क्वेश्चन आता है। जैसे हम बात करें तो ये भारत का आप मानचित्र देख रहे होगे, जैसे हम भारत की बात करें तो आप मानचित्र देख रहे होगे, यहां से कहानी शुरू होती है और यहां तक कैसे आती है। ये बिंदु जो है ये कन्याकुमारी कहलाता है, अंतिम वाला, और ये यहां लद्दाख से शुरू होता है, ठीक, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी। लेकिन अब यहां पर आप देखोगे तो भारत का ये केंद्र शासित राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। तो सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि कन्याकुमारी जो है ये थोड़ा सा ऊपर है, ये स्थलीय बिंदु मान सकते हैं। सबसे नीचे यहां पर एक बिंदु है, कहां पर? अंडमान निकोबार। तो कभी क्वेश्चन आ जाए ये सबसे नीचे है कि ये सबसे नीचे, तो अंडमान निकोबार वाला सबसे नीचे होगा। इसी बात की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगली उसमें हम देखते हैं क्या है मामला। जैसे बात करते हैं यहां से, हाँ, बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किसे बोला गया? इंदिरा पॉइंट को। किसे बोला गया? इंदिरा पॉइंट को। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में। कहां पर है बेटा? अंडमान निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो इंदिरा पॉइंट आपका कहां पर है बेटा? नोट कर लेना, अंडमान निकोबार। ये केंद्र शासित राज्य है आपका, अंडमान निकोबार में है। तो ऐसे एक लाइन खींच के हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छा रहता है, आप ऐसे लाइन खींचो, ये इधर इधर, है ना। सबसे पहला जैसे हमने कहा सबसे ये उत्तरी बिंदु होगा, ये सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, ये सबसे पश्चिमी बिंदु होगा, ये सबसे पूर्वी बिंदु होगा। भाई दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी, चारों दिशाएं पता होनी चाहिए। तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपको पता हो गया। देखो सबसे दक्षिणी बिंदु, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो आप इंदिरा पॉइंट बताओगे। क्या बताओगे? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु किसे बताओगे? इंदिरा पॉइंट बताओगे। लेकिन क्वेश्चन बदल दे और कह दे भारत का सबसे दक्षिणी स्थलीय बिंदु है। जब स्थलीय शब्द प्रयोग कर दे तो फिर हमको कन्याकुमारी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कन्याकुमारी। क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है ये जलीय बिंदु है, पानी में है ना। इसलिए जब स्थलीय शब्द प्रयोग करेगा तो आप कहां बताओगे? कन्याकुमारी बताओगे। लेकिन जब ये क्या बोल रहा है कि केवल ना स्थलीय ना जलीय, केवल इतना बोल दिया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार। स्टार बना लेना बेटा, वनडे लेवल का कोई एग्जाम आप दे रहे हो तो सबसे ज्यादा एग्जाम में यही प्रश्न आता है, इन 4 में से भी सबसे ज्यादा यही आता कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। कई बार एग्जाम में आया है, ये कौन है? इंदिरा पॉइंट है। कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। अब यहीं से क्वेश्चन बदलेगा और कहेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, मतलब यहां की चर्चा कर रहा है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल है। देखो नीचे इंदिरा पॉइंट है और यहां पर इंदिरा कॉल है। और इंदिरा कॉल कहां पर है? लद्दाख में है। और लद्दाख में कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर। इस इंदिरा कॉल को हमने कब कब्जा किया? नोट करना बेटा, 1984 में। कब कब्जा किया? 1984 में कब्जा किया था। और हमने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। क्या चलाए थे? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को भी कब्जा किया और इसको भी कब्जा किया। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहां पर है? यहां कश्मीर ना लिख के लद्दाख लिखना। क्या लिखोगे? लद्दाख लिखना। क्या लिखना? लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है।
तो दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। अब पश्चिमी बिंदु का मतलब समझ रहे हो, ये वाला जो इधर वाली दिशा में है, ये वाला बिंदु कौन सा है? पश्चिमी होगा। और पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सर क्रीक है। इसी को गौरमातो बोलते हैं, गौरमातो बोलते हैं। ये कहां पर है? गुजरात में। सर क्रीक भी इसी को बोला जाता है, गौरमातो भी बोला जाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो कौन है? किवीथू है। और किवीथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये 4 बिंदु है बेटा, साफ साफ यहां पर आप देख सकते हो मानचित्र में, हमने यहां पर बना दिए। तो जैसे बात किया जाए, ये वाला कौन होगा? ये वाला बिंदु कौन होगा? ये आपका होगा इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी होगा इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी यहां पर होगा इंदिरा पॉइंट। ये कौन होगा? इंदिरा पॉइंट, है ना। लेकिन स्थली कह देगा तो ये कौन हो जाएगा बेटा? कन्याकुमारी। कौन होगा? कन्याकुमारी होगा। लेकिन बात किया जाए यहां पर कौन होगा? तो गौरमोतो हो गया, गुहार मोतो इसी को बोलते, गौरमोतो बोलते, सरक्रीक भी इसी को बोला जाता। और इधर आओगे तो ये कौन होगा? किवीथू। कौन होगा? किवीथू। बताओ बताओ, अब हम ऐसे खड़े हैं, बताओ सबसे उत्तरी ये वाला होगा ना, खोपड़ी हिला रहे हैं, उत्तरी में खोपड़ी हिला रहे हैं। सबसे उत्तरी कौन होगा? इंदिरा। कौन होगा? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी कहेंगे तो ऐसे नीचे देखेंगे, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्वी ये होगा ना, कौन? किवीथू। सबसे पश्चिमी कौन होगा? गौरमोतो सक्रीक। कौन होगा? सरक्रीक होगा या गौरमोतो होगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो ये चारों बिंदु पता होगा, यहां से नोट कर लेंगे। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, है ना। सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन आता है? दक्षिणी, है ना, इंदिरा पॉइंट आता है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो इंदिरा पॉइंट आपका कहां पर है? तो याद रखना, अंडमान निकोबार में है। इंदिरा कॉल कहां पर है? लद्दाख अर्थात सियाचिन ग्लेशियर पर है। इसको हमने कब कब्जा किया? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर कब्जा किया था। इंदिरा कॉल कहां पर है? इंदिरा पॉइंट कहां पर है? किवीथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और गौरमोतो या सरक्रीक कहां पर है? तो गुजरात में है। ठीक, ये होगा आगे चर्चा। हाँ, अब आगे चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा जब करोगे तो यहां से आपको विस्तार संबंधी क्वेश्चन आता है। अब विस्तार क्या होता है समझना। जैसे हम बात करते हैं भारत का मुख्य भूभाग विस्तार कितना है, तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन आता, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। जैसे हम बात किया जाए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो यहां से ऐसे नोट करना, भारत का उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो याद रखना हमेशा 8 अंश, है ना, 8 अंश 4 मिनट, है ना, 8 अंश। जैसे ये अंश का निशान होता है और ऐसे 4 मिनट ऐसे होता है। ये अंश है, ये क्या है? मिनट है। तो 8 अंश 4 मिनट से कितना होता है? 37 अंश। ये ऊपर आओगे तो यहां पर कितना होता है? हाँ, यहां पर कितना होता है? 37 अंश, है ना, 6 मिनट। कितना होता? 37 अंश 6 मिनट। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं समझना। यहां से लेके बेटा नोट कर लेना इस बात को। कहने का मतलब हमारा है कि ये यहां से लेके उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है भारत का, वो कितना है, तो वो यहां पर नोट करके लिखना, हाईलाइट करके लिखना। कितना हमने बताया? 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेके ये होता है 37 अंश 6 मिनट उत्तर होता। क्या होता? उत्तर होता। मतलब ये यहां से लेके यहां, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, है ना, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक ये। और बीच की दूरी कितनी है? 32-14 किलोमीटर। ये बीच की दूरी कितनी है, ये भी नोट कर लेना, कितनी है? 32-14 किलोमीटर। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 32-14, ये 32-14 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना होगा? तो कितना होगा? 32-14 किलोमीटर बीच की दूरी होगी, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से। ये याद रखना, उत्तर से उत्तर ही चलेगा। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तर। अब उत्तर उत्तर क्यों बार बार कह रहा हूं? कुछ लोगों को लगता होगा 8 अंश 4 मिनट दक्षिण होना चाहिए। नहीं बेटा, याद रखना, क्योंकि भारत आपको स्थिति पता है ना कि भारत केवल उत्तरी गोलार्ध में है। तो विस्तार जब देखोगे तो ये क्या होगा? उत्तर से उत्तर ही तो होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से हम बात करें यहां से बेटा, यहां से बात करें भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार। जब पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करता हूं तो मतलब यहां से लेके बेटा, पूरब से पश्चिम की बात करूं तो यहां से लेके आप देखोगे यहां तक,
मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार की जब चर्चा करता हूं तो कितना होता है, तो यहां से नोट करना 68 अंश 7 मिनट। कितना? 68 अंश, ये पॉइंट अंश का होता है और ये वाली जो लाइन ऐसे करता हूं ये मिनट का होता है। 68 अंश 7 मिनट से लेके इधर आओगे तो बेटा 97 अंश, नोट करना, और 25 मिनट होता है। लेकिन ये दिशा क्या होगी? पूरब से पूर्व, है ना, पूर्व से पूर्व, मतलब पूरब से पूरब होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना होता है? 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तर, बीच की दूरी 32-14 किलोमीटर होगी। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं पूरब से पश्चिम विस्तार, मतलब ऐसे से ऐसा, तो इधर कितना होगा? 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश और 25 मिनट होगा। बीच की दूरी कितनी होगी? तो 29-33 होती है। कितनी है? 29-33 किलोमीटर होती है। तो ये वाली उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है, और भैया पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है? कम है। ये गुजरात से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, और ये आपका कन्याकुमारी से लेके लद्दाख तक। कहां तक? लद्दाख तक ये होता है। तो ये भारत का विस्तार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत का विस्तार कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि भारत का विस्तार कितना होगा। यहीं पर हमने लिखा तो है, इसको एक बार पढ़ लो। भारत का मुख्य भूभाग 8 अंश 4 मिनट, है ना, इसको ऐसे भी लिख लेना, 8 अंश 4 मिनट, है ना। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। मतलब हमारा कहने का यहां से यहां की बात कर रहा है ना। 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, है ना, तथा 68 अंश 7 मिनट, मतलब ये बात कर रहा है यहां से, है ना, ये वाली बात कर रहा है। 68 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। तो ये भारत का क्या होता है बेटा? विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का विस्तार कितना होता है, उत्तर से दक्षिण कहेगा तो 8 अंश 4 मिनट, उत्तर से उत्तर चलना है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट होगा, और इधर आओगे तो कितना होगा बेटा? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट होगा। तो बीच की दूरी की बात किया जाए तो बीच की दूरी कितनी होती है? उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी में 32-14 किलोमीटर होती है। पूरब से पश्चिम कितनी होती है? 29-33 किलोमीटर होती है। तो ये भारत का विस्तार है। चारों बिंदु क्लियर होने चाहिए। भारत के 4 बिंदु कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल है। सबसे पश्चिमी कौन है? तो कौन है? सरक्रीक है, या इसी को गौरमोतो बोलेंगे। और इधर कौन है बेटा? इधर किबिथु है। किबिथु कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन से पड़ोसी देश के साथ कौन सा राज्य हमारा सीमा बनाता है, इन सारी बातों की चर्चा हमने कर ली। तो ये आज की क्लास बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ थी, और हम लोग एक क्रम से चल रहे हैं। ये दूसरी आज की क्लास हो रही है जिसमें मैंने भारत का परिचय स्टार्ट किया है, भारत का भूगोल शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि भारत किस महाद्वीप में है, किस महासागर के आसपास है, इन सारी चर्चाओं, इन सभी चीजों की चर्चाएं किए। फिर दूसरी क्लास में हमने भारत के विस्तार की चर्चा की, पड़ोसी देशों की चर्चा की, कौन से राज्य किस देश से सीमा बनाते इसकी चर्चा किए, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती इसकी चर्चा कर लिए, स्थित क्या है भारत की इसकी भी चर्चा किए। और अब हम जो अगली क्लास लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे कि कौन से राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं, कौन सा हमारा देखेंगे कि राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा राज्य सबसे छोटा है, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, पांडुचेरी की क्या कहानी है, उन सभी बातों की चर्चा अगली क्लास में करते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।